Welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th November 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from international segment. It is about civil war in Ethiopia. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इथोपिया का पहले जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो ये वाला जो पोर्शन है, ईस्टर्न पोर्शन, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका. यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला जो ये साइड है ये सोमालिया है. बाकी ये सारा जो पोर्शन है इट इज़ नोन एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका. एंड इथोपिया इज़ अ कंट्री दैट इज़ ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इटसेल्फ एंड इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री. अगर आप देखें तो इसके नदर्न साइड में एक छोटा सा कंट्री है जिबूती, फिर ईस्टर्न साइड में सोमालिया, केनिया इन द साउथ एंड सूडान इन द वेस्ट एंड साउथ सूडान इन द साउथ वेस्ट. तो ये सारे कंट्रीज हैं जो इसके आसपास हैं. अक्सर जो कंट्री न्यूज़ में होता है उसके जोग्राफ़ी से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इस कारण से आपको इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ के नाम याद रखने चाहिए. और इथोपिया का कैपिटल सिटी है एडिस अबाबा. इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर भी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं. इनके बारे में भी आपको ब्रीफली समझ लेना चाहिए. इनका नाम है अबे अहमद. एंड वाई ही वाज इन न्यूज़? बिकॉज इन 2019 ही वोन नोबल पीस प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग पीस विथ नेबर कंट्रीज इरिट्रिया विथ हुम इथोपिया हैड अ लॉन्ग रनिंग बॉर्डर कन्फ्लिक्ट. तो आप देखो ये है इथोपिया और इसका इनके साथ एक जो बॉर्डर कंट्री है इरिट्रिया. यहाँ पे इरिट्रिया और इथोपिया का काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था और उस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में इन्होंने काफ़ी पाथ ब्रेकिंग रोल प्ले किया था और इस कारण से इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था इन 2019. अब करंट इशू पे आ जाते हैं. तो देखो इथोपिया के अंदर एक तरह का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है इन इट्स तिग्रे प्रोविंस. ये है तिग्रे प्रोविंस. ये तिग्रे रीजन जो है इट इज़ इन द नदर्न साइड ऑफ इथोपिया. इट इज़ ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द 9 प्रोविंसेस ऑफ इथोपिया. जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, वैसे इथोपिया के जो प्रोविंसेस हैं या टेरिटरी है उसको 9 प्रोविंसेस में डिवाइड करा गया है. उसमें से एक प्रोविंस है तिग्रे और तिग्रे इज़ ऑल्सो नोन एज रीजन 1. उन्होंने 9 प्रोविंस को नंबर दे रखा है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. तो इस तरीके से तिग्रे को रीजन 1 नाम दे रखा है. इसकी कैपिटल सिटी है मेकेल. अभी हुआ क्या है कि तिग्रे के अंदर लोकल इलेक्शंस कराए गए. जैसे हमारे यहाँ भी स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं वैसे तिग्रे के अंदर लोकल इलेक्शंस कराए गए और वो जो लोकल इलेक्शंस थे दैट वेयर अगेंस्ट द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन कराने से मना किया था. फेडरल गवर्नमेंट हैड गिवन सर्टेन डायरेक्टिव्स कि ये इलेक्शन किस टाइम में होना चाहिए और किस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होना चाहिए, लेकिन वो उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, उस टाइम लाइन को फॉलो नहीं किया गया. यहाँ पे लोकल इलेक्शंस कराए गए विथ द गाइडलाइन ऑफ द लोकल लीडर्स इटसेल्फ. तो नेचुरली सेंट्रल गवर्नमेंट इस इलेक्शन को मानने से इनकार करेगी, इस इलेक्शन के आउटकम को मानने से इनकार करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन के रिजल्ट को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. जबकि वहाँ की जो सरकार जीत करके आई उस इलेक्शन से वो अपने आप को लीगल मानती है. और अब वहाँ की जो सरकार है, इस तिग्रे प्रोविंस की जो लोकल प्रोविंस की जो सरकार है जो उस पर्टिकुलर इलेक्शन में जीत करके आई है, जो इलेक्शन सितंबर 2020 में हुआ था, उस इलेक्शंस में जो सरकार जीत करके आई है उसको जो फेडरल सरकार है वो इलीगल मानती है, जबकि वो अपने आप को काफ़ी लीगल और जस्टिफाइबल सरकार मानती है. और इस कारण से अब तिग्रे प्रोविंस इज़ इन कन्फ्लिक्ट विथ द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इथोपिया. तो इस तरीके से एक सिविल वॉर का कंडीशन क्रिएट हो गया है इन द तिग्रे प्रोविंस ऑफ इथोपिया. आपसे एटमैक्स ये सवाल पूछा जाएगा कि तिग्रे रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ belongs to which of the following country? Your answer will be Ethiopia. तो इस तरीके से मैपिंग बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं. जो एरिया न्यूज़ में होता है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं. तो तिग्रे इज न्यूज़, तो इसका मैप आप अच्छे से देख लें.
The next article is taken from Science and Technology segment. It is regarding EOS-01 Earth satellite launched by ISRO. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view, from the subtopic Space Explorations point of view. So इस टॉपिक को समझने से पहले किस 3 तरह के जो बेसिक सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं उनको समझ लेते हैं. देयर आर 3 बेसिक सैटेलाइट ऑर्बिट्स. सैटेलाइट ऑर्बिट्स वो पाथ होता है जिस पे एक सैटेलाइट रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट. और 3 तरह के मेनली सैटेलाइट ऑर्बिट होते हैं: पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस सैटेलाइट ऑर्बिट. तो तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं. देखो, पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट्स वो होते हैं जो रोटेट करते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पोलर साइड्स फ्रॉम पोल टू पोल, यानी कि फ्रॉम द 90 डिग्री ऑफ द अर्थ इक्वेटर. ये है हमारा अर्थ का इक्वेटर, उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो ऑर्बिट बनता है और उस पर अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट. सो दीज ऑर्बिट्स हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, एंड दिस अलाउ द सैटेलाइट टू सी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ. इस सैटेलाइट की एक खास बात होगी कि ये अर्थ के एक एक पॉइंट को कवर कर लेगा. क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ हमारा ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व कर रहा है. वेस्ट टू ईस्ट हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो सैटेलाइट है ये नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व कर रहा है. तो इस प्रोसेस में होगा क्या कि अर्थ के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे. सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पोलर सैटेलाइट. और ये एक रिवॉल्यूशन में लगभग 90 मिनट्स का टाइम लेता है, और इसका मेन रिक्वायरमेंट होता है पोलर सैटेलाइट की मदद से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी किया जाता है, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर को मेजर किया जाता है, या ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मेजर किया जाता है विथ हेल्प ऑफ पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स. जो दूसरे तरह का ऑर्बिट होता है उसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, देखो ये ऑर्बिट, इसको हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करे, और जो अर्थ का जो रोटेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि आपको पता ही है 24 आवर्स हमारे अर्थ का रोटेशन का टाइम पीरियड है, 24 घंटे में हमारा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है. अगर कोई भी सैटेलाइट 24 घंटे के अंदर वो एक अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है तो उस सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. सो द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, अगर उतने टाइम में एक सैटेलाइट अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, तो जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट मूव कर रहा है उस ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक स्पेशल तरह का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जो इक्वेटर के एग्जैक्टली ऊपर होगा, उसको हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जबकि तो द पॉइंट इज दैट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस. जियो सिंक्रोनस किसी भी एंगल पे हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, बट इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि 24 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे. लेकिन अगर वो एक तरह का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर हो, तो दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. So, a geostationary orbit is a special kind of geosynchronous orbit that completes its revolution in 24 hours like any other geosynchronous orbit, but it is exactly over the equator. और इसकी हाइट 35,000, किसी भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की हाइट होगी 35,786 किलोमीटर. ये हाइट इतनी स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि इसी हाइट पर जाकर के इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पाता है. आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवार्ड्स द सेंटर, तभी जाकर के वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकती है. तो ये तो 35,786 किलोमीटर की हाइट है. इसी हाइट पर जाकर के किसी भी सैटेलाइट को इतना फोर्स मिल पाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. इतना फोर्स मिल पाता है कि वो उसको इतनी इनफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके ताकि वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सके. आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. देखो ये पर्टिकुलर हाइट कैसे आया. जितना आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट सैटेलाइट विल डिक्रीज. तो
ऐसे दूर जाते 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 35,786 किलोमीटर हाइट पे एग्जैक्टली उतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस सैटेलाइट के ऊपर दैट इज़ नीडेड एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स टू मेक दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर। अगर नीचे होगा, थोड़ा नीचे होगा तो भी वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, लेकिन उस टाइम में फोर्स ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी तो इस कारण से उसका स्पीड ज़्यादा होगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगा तो 24 घंटे से कम टाइम में ही वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वो होते हैं जो 24 घंटे में एक पूरा ये ऑर्बिट या रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे। तो 24 घंटे में रिवॉल्यूशन इसी हाइट का सैटेलाइट कंप्लीट कर सकता है। सो दैट इज़ वाई अ जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मस्ट हैव दिस हाइट। और जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि ये जो हमारा सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं या सैटेलाइट जो टीवी चैनल्स होते हैं वो जियो सैटेलाइट होते हैं, जियो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एट द सेम टाइम दी जियो सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ लोकल वेदर फिनोमेनाज लाइक साइक्लोन एंड हरिकेन्स एज वेल। उसके अलावा देखो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, अब आपको देख के ही समझ आ रहा है कि देयर हाइट इज़ क्वाइट हाई, तो दे आर पुट इन हाई अर्थ ऑर्बिट। 35,786 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। सो इतने हाइट पे पुट करने के कारण एक प्रॉब्लम होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के साथ कि उनकी रिजोल्यूशन काफ़ी पुअर हो जाती है। जो इमेजेज वो निकालते हैं वो हाई रिजोल्यूशन की नहीं होती है बिकॉज ऑफ लॉन्गर डिस्टेंस और लॉन्गर एल्टीट्यूड। जो तीसरे तरह का सैटेलाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में रखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की खासियत ये होती है कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम में ही आता है। अब सरल शब्दों में बोलें तो ये मान लो कोई प्लेस है ए, और ये इस ए जगह पे दिन के 3 बजे अगर आ रहा है तो हर दिन वो इस ए प्लेस पे दिन के 3 बजे ही पहुंचेगा। ये इस तरीके से इसकी ऑर्बिट सेट की जाती है कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे उस दिन के पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा। अगर किसी दूसरे जगह पे वो दिन के 2 बजे होता है तो उस जगह पे वो हर दिन 2 बजे ही दिन के वो पहुंचेगा। सो दीज ऑर्बिट्स अलाउ सैटेलाइट्स टू पास ओवर अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द अर्थ ऑन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे। ये इसकी खासियत है। इस तरीके से इसको सेट किया जाता है कि अर्थ की अलग अलग जगहों पे वो दिन के अलग अलग टाइम पे उसके ऊपर होता है। इसकी हाइट लगभग 700 to 800 किलोमीटर होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है समझो। देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की इमेजेस हमें चाहिए। मान लो हमें इस जगह की इमेज चाहिए विथ ब्राइटर सनलाइट, तो हम लोग ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो इस जगह पे दिन के 1 बजे या 2 बजे बिल्कुल इसके ऊपर पहुंचे। तो ब्राइटर सनलाइट में इसकी इमेज एक तरह की आएगी। हमें जो कोई दूसरा जगह चाहिए जहाँ का दूसरा जगह कोई ऐसा हो जहाँ की हमें इमेज चाहिए ड्यूरिंग द नाइट टाइम, मतलब लॉन्ग रेडिएशंस के साथ हमें उसका इमेज चाहिए, तो हम इस तरीके से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे कि दिन के 1 बजे ये ऐसे जगह पे हो जहाँ के ब्राइट सनलाइट में उसकी इमेज चाहिए, और रात के 1 या 2 बजे वो ऐसे जगह पे हो जहाँ पे उसकी लॉन्ग रेडिएशन में यानी कि नाइट टाइम हमें उसका इमेज मिल सके। आई होप दिस सन सिंक्रोनस सैटेलाइट का पर्पस बिल्कुल क्लियर है। वो अर्थ के अलग अलग जगहों को पे होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन जिस पॉइंट पे भी वो होता है एक पर्टिकुलर टाइम में दिन के, वो उसी टाइम में उस जगह पे सालों भर मिलता रहेगा, और इसीलिए हर एक जगह की वो अलग अलग तरह की इमेज निकालता है। अगर वो मान लो पैसिफिक ओशन पे रात के टाइम में उसके ऊपर है, पैसिफिक ओशन के ऊपर है, तो हर दिन वो पैसिफिक ओशन के रात के टाइम में ही वो पैसिफिक ओशन के ऊपर होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई चेंजेज आएंगे पैसिफिक ओशन के क्लाइमेट ये वेदर में, यानी कि उसके जो एटमॉस्फेयर उसमें थोड़ी भी चेंजेज आएगी तो वो समझ आ जाएगा, क्योंकि हर दिन रात के टाइम में बिल्कुल एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वो सैटेलाइट उसकी इमेज निकाल रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वे दिस इज यूज्ड फॉर स्टडिंग वेदर फिनोमेनास। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, एग्जाम में अगर वो पूछते तो आप समझ जाना कि ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। अगर सन और अर्थ के सेंटर को मिलाया जाए तो ये जो सैटेलाइट है इसके ऑर्बिट का और इस लाइन का जो एंगल होता है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। ये सन का सेंटर है, ये अर्थ का सेंटर है, इसको मिला दिया जाए तो एक लाइन बनती है, और ये जो ऑर्बिट है इसके कारण भी एक
लाइन बनती है उसका जो अगर एंगल को मिलाया जाए दैट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट। आप देखो कहीं भी जाए ये एंगल हमेशा वही बना रहेगा, दैट इज सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि इसरो ने, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा है जिसका टेक्निकल नाम है EOS-01। इट हैज़ बीन सेंट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब अर्थ को के इमेज को कैप्चर करेगा, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन वो भेजेगा। इट इज़ इंटेंडेड फॉर द एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फॉरेस्ट का कैसे ये स्टडी करेगा, फिर से समझ लो, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे वो हर दिन उसी टाइम में वो फॉरेस्ट का इमेज निकाल करके हमें भेजता रहेगा। तो इससे हमें अगर फॉरेस्ट काटा गया तो पता चल जाएगा कि अच्छा ये फॉरेस्ट यहाँ पे कम हो रहा है। सो इस तरह से दिस विल हेल्प इन अर्थ ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा देखो ये EOS-01 तो हमने भेजा ही है स्पेस के अंदर, उसके अलावा साथ ही साथ हमने 9 मोर इंटरनेशनल कॉमर्शियल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। तो इसके साथ साथ हमने जो PSLV लॉन्च व्हीकल भेजा है उसमें अपना EOS-01 तो लगाया ही था, साथ ही साथ छोटे छोटे 9 मोर कॉमर्शियल इंटरनेशनल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए हैं। दैट वाज ब्रॉट बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL दैट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। देखो NSIL है क्या? इट इज़ ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ इसरो। इसरो ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना रखी है और ये समझो कि कॉमर्शियल विंग है इसरो का। अब ये क्या करता है कि मान लो किसी दूसरे छोटे मोटे कंट्री को अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च करवाना है, उसके पास तो इतनी सारी फैसिलिटी है नहीं जितनी इसरो के पास है, तो वो उन कंट्रीज़ का सैटेलाइट लॉन्च करता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। उससे हमारे देश को थोड़ी कमाई होती है और वो जो कॉमर्शियल ऑर्डर होता है वो इसरो के लिए लेकर के आता है ये कंपनी NSIL, जिसको इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। It is a subsidiary company of ISRO, and if a foreign country has to put its satellite in space, it can give commercial order through NSIL to ISRO। और इस केस में ये जो 9 satellites भेजे गए they were commercial international satellites launched by ISRO। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about right to recall. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. सो करंट न्यूज़ देखते हैं। देखो हरियाणा असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इट हैज़ गिवन राइट टू रिकॉल टू द मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हु हैव इलेक्टेड देम एंड इट गिव्स 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन दीज रूरल बॉडीज़। राइट टू रिकॉल समझ लेते हैं। देखो राइट टू रिकॉल इज अ प्रोसेस बाय विच वोटर सीक्स टू रिमूव इलेक्टेड ऑफिशियल्स थ्रू डायरेक्ट वोट बिफोर देयर टर्म इज कंप्लीटेड। मान लो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके भेजा, हाँ हाइपोथेटिकली मैं बता रहा हूँ, अगर राइट टू रिकॉल मान लो असम के अंदर आ जाए तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजा और हमें 5 साल के लिए उनका टर्म होता है, लेकिन उस पहले ही 2 साल में ही हमें लगा, 3 साल में हमें लगा कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सो अगर राइट टू रिकॉल का ऑप्शन हो हमारे हाथ में देन इन दैट केस वी कैन यूज़ दैट राइट टू रिकॉल और हम इनके टर्म को तभी ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ द टेक्निकल मीनिंग ऑफ राइट टू रिकॉल। अभी दिक्कत क्या है, राइट टू रिकॉल हर जगह हर केस में एप्लीकेबल है नहीं। तो एक बार ये रिप्रेजेंटेटिव जीत करके चले जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में, फिर 5 साल तक हम इनका कुछ नहीं कर सकते, वो कोई काम करें या ना करें, वेदर वी आर हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस और नॉट। लेकिन अगर राइट टू रिकॉल का ऑप्शन हमारे पास होता तो हम बीच में इनके टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इनको वापस बुला सकते थे। वर्ल्ड लेवल पे कई सारे जगहों पे राइट टू रिकॉल का ऑप्शन है, जैसे कि कनाडा की लेजिस्लेटिव असेंबली में है, इन कनाडा's लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। यूनाइटेड स्टेट्स के भी कई सारे स्टेट्स में, अलास्का, जॉर्जिया, कांसास, कई सारे स्टेट्स में राइट टू रिकॉल का ऑप्शन है। इंडिया के अंदर राइट टू रिकॉल का ऑप्शन है पंचायती राज लेवल पे इन मध्य प्रदेश, बिहार एंड छत्तीसगढ़। और अब न्यूज़ ये है कि हरियाणा भी अपने पंचायती राज लेवल पे राइट टू रिकॉल का ऑप्शन लेकर के आ रहा है। राइट टू रिकॉल में क्या होगा कि अगर ये जो पंचायती राज लेवल के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि विलेज का सरपंच है, पंचायत समिति या जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं या मेंबर्स हैं, अगर वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो जिन लोगों ने भी उनको वोट दे करके इस पोस्ट पे बैठाया है वो लोग 50% अगर मेंबर्स मिल करके चाहें तो दे कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग ऑफ राइट टू रिकॉल। अगर 50% मेंबर्स रिटन अगर एप्लीकेशन दें सो विद दिस अ राइट टू रिकॉल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड। और उसके बाद एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी और अगर 2/3 मेंबर्स वोट कर देते हैं कि हम इस मेंबर को बुलाना चाहते
चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इसका टर्म, देन द कंसर्न्ड मेंबर्स टर्म विल बी एंडेड। अभी राइट टू रिकॉल हर जगह पे है नहीं, बस कुछ ही पंचायती राज सिस्टम में है, लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में तो है नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली अगर राइट टू रिकॉल सिस्टम ला दिया जाए लेजिस्लेटिव असेंबली लेवल में या पार्लियामेंट लेवल में, तो उसका फ़ायदा होगा कि द रिप्रेजेंटेटिव्स विल बिकम मोर अकाउंटेबल, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुनेंगे। फिर ये प्रेजेंट प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक बार इलेक्शन जीत गए तो नेताजी 5 साल तक दिखते नहीं हैं और फिर 5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये लोग दिखते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर राइट टू रिकॉल का ऑप्शन ला देते हैं तो ये फ़ायदा तो है कि द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द लेजिस्लेचर्स विल बिकम मोर अकाउंटेबल, बट द प्रॉब्लम इज़ कि द गवर्नेंस विल बिकम अनस्टेबल। हर वक्त डर लगा रहेगा कि कब सरकार गिर जाए, लोग कब राइट टू रिकॉल का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। इन दैट केस बार बार इलेक्शंस होंगे एंड दैट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। जो दूसरा स्टेप लिया गया है दैट इज़ रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 243D दैट सेज दैट 1/3 ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन एट द ऑल लेवल्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अदर म्यूनिसिपल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़। लेकिन अगर स्टेट असेंबली चाहे तो वो उससे ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है, 1/3 से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है थ्रू अ लॉ। और इसी प्रोविज़न को फॉलो करते हुए 1/3 तो मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि 1/3 तो आपको देना ही देना है पंचायती राज में और म्यूनिसिपैलिटीज़ में, 1/3 रिजर्वेशन तो देना ही है वीमेन को, लेकिन उससे ज़्यादा भी दिया जा सकता है, 50% तक दिया जा सकता है। और इसी प्रोविज़न को फॉलो करते हुए हरियाणा असेंबली ने फैसला लिया है थ्रू दिस बिल दैट इट विल प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आसाम के अंदर भी ऑलरेडी वुमेन को 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 172 to 174. Topic number 172 is about silk in Assam. The climatic conditions of Assam favor sericulture, that is rearing of silkworm in Assam. The climatic conditions required for silk rearing is the moderate temperature should between 22 to 30 degrees Celsius and high relative humidity somewhere closer to 70 to 80 degrees, 70 to 80%. The type of silk cultivated in Assam are Muga, Eri and Pat silk. According to Harsh Charit, a book that was written by Ban Bhatt in 7th AD, the ruler of Assam, Bhaskar Varman, gifted a white silk umbrella and a silk towel to Harsh Vardhan. Please attempt this question that is based on topic number 172. Topic number 173 is about Ras festival. Ras festival is celebrated वैसे in नौलबारी and मजूली in Assam. वैसे तो देखो कई सारे और जगहों पे भी मनाया जाता है, लेकिन नौलबारी और मजूली का जो रास फेस्टिवल है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। In Ras festival, the different stages of the life of Krishna is depicted by dance and music in the festival. This is mostly conducted at Satras. More than 60 Satras celebrate Ras festival in Majuli. Ras festival at Majuli has started 178 years ago. Please attempt this question that is based on topic number 173. Topic number 174 is about Soulful Shiv Sagar Mission. Soulful Shiv Sagar Mission has been brought by the Assam government to promote tourism in Assam. Under the umbrella of Mission Soulful Shiv Sagar, the district administration has introduced Project Pakhila, which aims to provide platform to the differently abled students. उसके अलावा प्रोजेक्ट कूही भी स्टार्ट किया गया अंडर सोलफुल शिव सागर मिशन. कूही मीन्स मीनिंग ऑफ द बर्ड इज वन सच इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द मिशन सोलफुल शिव सागर. अंडर द प्रोजेक्ट कूही द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रीब्यूटेड 2 saplings each to the mothers of new born girl children at Shiv Sagar Children Hospital. One was the fruit tree sapling symbolizing the nutrition and the other was timber sapling for the investment for future. Please attempt this question that is based on topic number 174. This is the answer of question number 169 to 171 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं. मिजोरम वांट्स बाउंड्री बिटवीन असम एंड मिजोरम ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन ऑफ 1933. This statement is wrong. It wants the boundary on the basis of Northeast Frontier Act of 1865. The second statement, the border between Assam and Meghalaya is slightly less than the border between Assam and Arunachal Pradesh. This statement is also wrong. Assam और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो बॉर्डर लेंथ है that is somewhere closer to 804 किलोमीटर, while असम और मेघालय के बीच का जो बॉर्डर लेंथ है that is somewhere closer to 865 किलोमीटर. So the correct answer will be option D.
Next question was about black hole. So black hole in the neutron stars are created from a large star, but black hole is result of dying star that keeps on shrinking, while neutron star is the one that has ceased to shrink. The statement is correct. Magnetic field of neutron star is 1000 times more than magnet star. This statement is wrong. In fact, it is opposite. Magnet star's magnetic field is 1000 times stronger than that of a normal neutron star. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.